हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं आपके साथ आज हूँ फैक्टोफाई राज की बात में। आज हम बात करेंगे माओ के बारे में। चीन में उसको महानायक बोला जाता है और कुछ लोग उसको महाखलनायक भी बोलते हैं। हम भारत में कई बार खुद को चीन से पीछे पाते हैं, खासकर इकोनॉमी के बारे में। तो बोलते हैं कि काश यहाँ पर भी चीन की तरह ही मजबूत शासन रहा होता तो भारत भी वैसी तरक्की कर सकता था। ये कंपैरिजन या तुलना किस लिए भी करी जाती है क्योंकि दोनों का आधुनिक इतिहास, यानी जब भारत आजाद हुआ और जब चीन कम्युनिस्ट बना, वो तकरीबन एक ही समय था। भारत 1947 में आजाद हुआ और चीन 1949 में कम्युनिस्ट कंट्री बना। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप वहाँ की तरह का प्रशासन चाहेंगे। कुछ लोग चेयरमैन माओ जेडोंग को एक महान नेता कहते हैं, जबकि अन्य उन्हें निर्दयी तानाशाह मानते हैं। आप जो भी मानते हैं उसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चेयरमैन माओ ने एक दिलचस्प और कई बार अजीब जीवन जिया। यहाँ चेयरमैन माओ के बारे में 44 अजीब लेकिन सच्चे तथ्य बताए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। माओ जेडोंग की विरासत आज भी एक बहस है। उन्होंने चीन को स्थिर करने और अपने नागरिकों की जीवन प्रत्याशा, मतलब औसत आयु और समग्र जनसंख्या दोनों को बढ़ाने का काम किया। लेकिन उनकी सभी उपलब्धियों के साथ उनके कार्यों में राजनीतिक दुश्मनों के उत्पीड़न से लेकर के उनकी कृषि क्रांति तक, जो बहुत ही भयंकर चीनी काल का कारण बना और जिसमें 4 से 7 करोड़ लोगों की मौत हो गई, जो मानव इतिहास में किसी एक व्यक्ति के कारण शांति काल में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। इस कृषि क्रांति और उससे हुई मौतों का विश्लेषण हम आगे वीडियो में करेंगे। पहले कुछ और दिलचस्प तथ्य देखते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है, ये प्रमाणित है, उन्होंने अपने बुढ़ापे में, जब वो 60-70 की उम्र में थे, तो उन्होंने कम उम्र की लड़कियों को अपने हरम में रखा। चेयरमैन माओ ने चेन लोवेन के साथ, जिसे उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने पास रखा था, वह उस समय 14 वर्ष की थी और वह 68 वर्ष के थे। यह रिश्ता लगभग एक दशक तक चला, मतलब 1962 से 1971 के बीच तक। ये औरत चेन लोवेन 1997 में हांगकांग में रहती थी और जब 50 वर्ष के आसपास की उम्र की थी तब हांगकांग को ब्रिटेन ने चीन को वापस करा। 1997 की बात है। तो इस औरत में बाकी कई हांगकांग निवासियों के साथ ब्रिटेन में रहने के लिए आवेदन किया और वह स्वीकार कर लिया। तब से वह ब्रिटेन में ही रहती है। चेयरमैन माओ ने कभी अपने दांत ब्रश नहीं करे, इसके बजाय वह चाय के साथ अपना मुंह में कुल्ला करके फिर पत्तियों को चबाया करते थे। इसने चेयरमैन के दांतों को बुरी तरह से सड़ा दिया और मसूड़े भी पस छोड़ते थे। जब उनके डेंटिस्ट ने ब्रश करने के लिए प्रोत्साहित किया तो अध्यक्ष माओ ने जवाब दिया, क्या कभी एक शेर को दांतों में ब्रश करते देखा है? माओ नहाने को, यानी स्नान करने को भी समय की बर्बादी मानते थे। उसके बजाय वे तैरना और सिर्फ गर्म तौलिए के साथ अपने शरीर को पोंछना ही सही मानते थे। लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि तैरना भी एक तरह से नहाना ही होता है, लेकिन सिर्फ गर्म तौलिए से पोंछना खुद को, वो भी कई दिन तक, वो अलग लगता है। एक बड़ा दिलचस्प वाकया मिलता है जिसको मैंगो बुखार, मैंगो फीवर या आम का बुखार भी कहा जाता है। वह ये कि एक बार पाकिस्तान से एक विदेश मंत्रालय के मंत्रिमंडल ने माओ को उपहार के तौर पर पाकिस्तान से बहुत स्वादिष्ट आम लाकर दिए। माओ ने उनमें से कुछ आम बीजिंग के एक कपड़ा कारखाने में कर्मचारी में बंटवा दिए। कारखाने के कर्मचारी खुद को इतना सम्मानित मानने लगे, ये सोचकर कि अध्यक्ष ने उनके लिए अपने निजी आमों का बलिदान कर दिया, तो वो फलों को संरक्षित करने की सोचने लगे। मतलब आम खाने नहीं चाहिए, उनको अपने पास संभाल के रखना चाहिए। लेकिन आम तो पेरिशेबल आइटम है, जल्दी खराब होने वाले आइटम है। तो जैसे ही आम खराब होने लगता था तो वह उस आम को काट कर उसका एक शरबत बनाते थे बहुत बड़े बर्तन में डाल के, और उसका एक एक चम्मच कर्मचारियों को, मजदूरों को दिया जाता था। कुछ लोगों ने उनमें से कुछ आम को और भी प्रिजर्व करने की सोची, उसको ज्यादा देर तक उसको मोम से लपेटा। कुछ लोगों ने उन्हीं आम का सड़क पर परेड करा। मान लो वो कर्मचारी अपने गांव गया जिसके पास आम था, तो उस आम की वहां पर परेड हुई, वहां पर हजारों लोग वहां पर उसको आम को निकली है। ये थोड़ा अजीब सा किस्सा लगता है, लेकिन इससे ये दिखाया जाता है कि माओ का उस समय इतना प्रभाव था। एक और दिलचस्प बात यह है कि यूएसए, अमेरिका और चीन के राजनयिक संबंध माओ की मौत से कुछ ही साल पहले शुरू हुए थे। माओ की मृत्यु 1976 में हुई थी। चीन जाने वाले यूएस के पहले राष्ट्रपति निक्सन 1972 में चीन आए थे। इससे पहले यूएस और काफी सारे यूरोप के देशों ने माओ के चीन को कूटनीतिक संबंधों से दूर ही रखा। निक्सन का यह दौरा चीन और माओ के लिए मौका था कि चीन को बाहर की दुनिया तक ले जाएं और उससे संपर्क साधें। माओ को इतनी गंभीर अनिद्रा, मतलब इंसोमेनिया का सामना करना पड़ा कि वह नींद की गोलियों के सामान्य खुराक का 10 गुना तक ले लेते थे। इंसोमेनिया अनिद्रा ने चेयरमैन को कुछ और काफी नुकसान करने वाली ड्रग्स का भी आदी बना दिया था। जब उनकी मृत्यु हुई तो चेयरमैन माओ के शरीर को स्वरक्षा लेप लगाया गया, जिसे मिस्र के लोग अपनी मम्मी को रखने के लिए लगाते हैं, जिससे डेड बॉडी या शरीर काफी समय तक सुरक्षित रहता है। फिर एक क्रिस्टल ताबूत के अंदर प्रदर्शित किया गया। आगंतुक अभी भी बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में माओ जेडोंग के मकबरे में उनके संरक्षित शरीर को देख सकते हैं।
माओ अपने समय में प्रोपेगेंडा मतलब प्रचार के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर थे। एक बार के प्रचार में उन्होंने ये दावा किया कि 75 साल की उम्र में उन्होंने यांगत्से नदी में डुबकी लगाई और 65 मिनट में 9 मील मतलब 15 किलोमीटर तैरकर एक रिकॉर्ड बनाया। इसका मतलब है कि चेयरमैन माओ ने 8 मिनट में 1 मील तैरा, जबकि उस समय जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था सबसे ज्यादा तैराकी का वो 20 मिनट में 1 मील था। वहाँ तब अंतरराष्ट्रीय पत्रकार मौजूद नहीं थे, जिन्होंने बाद में इस बात का बड़ा मजाक उड़ाया कि वो इस ऐतिहासिक मौके को नहीं देख पाए और एक महान तैराक को भी देख नहीं पाए। इसका एक चित्र जिसमें उसके बॉडीगार्ड भी साथ में घेरा बनाकर तैरते दिखते हैं वो इंटरनेट पर काफी मशहूर है। माओ को चेन स्मोकिंग की आदत थी, मतलब बहुत ज्यादा धूम्रपान सिगरेट पीते थे। एक बार उनके डॉक्टर ने उन्हें धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों के बारे में चेतावनी दी तो माओ ने जवाब दिया, धूम्रपान भी एक गहरी सांस लेने जैसा व्यायाम है, क्या आपको नहीं लगता? लेकिन फिर उनके बारे में एक और बात भी मशहूर है कि उन्होंने अपने फौजियों को जो उनके साथ में कम्युनिस्ट लड़ाई के साथ में ही साथ थे, उन्होंने उनको भोजन और रहने की जगह के अलावा सिगरेट देने का वादा भी किया। जो इनकी सबसे दिलचस्प और सनक वाली बात सामने आती है उसमें इनका सोवियत संघ का दौरा और उसके बाद में ख्रुश्चेव का चीन आना, ये दोनों घटनाएं शामिल है। जब माओ ने 1949 में चीन को कम्युनिस्ट बना करके पहली बार मॉस्को का दौरा किया तो उन्हें एक नायक की तरह के स्वागत की उम्मीद। उस समय वहाँ पर स्टालिन का राज था। उन्हें यकीन था कि उनके लिए रेड कारपेट निकाला जाएगा और उन्हें दुनिया के सबसे महान कम्युनिस्ट देशों में से एक के सम्मान से सम्मानित किया जाए। लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उलट। जोसेफ स्टालिन, जो उनसे ही बड़ा सनकी था, ने माओ को एक होटल के कमरे में बंद कर दिया और बहुत सारा भोजन, तरह तरह के पकवान भिजवाए। इस सब से वह बहुत गुस्सा और पागल सा होने लगा और दीवारों पर चिल्लाया, मैं यहाँ खाने और पोटी करने से कुछ ज्यादा करने के लिए आया हूँ। लेकिन वो गलत था। दरअसल वो एक तरह से इसीलिए वहां पर गया था उस कमरे में। स्टालिन ने माओ के शौचालय को संशोधित किया था, मतलब उसको चेंज करा था ताकि उसका कचरा सीवेज सिस्टम में न बह करके एक विशेष बॉक्स में चला जाए। और उसके बाद स्टालिन के कुछ वैज्ञानिक माओ की पोटी का विश्लेषण करेंगे। यदि उनके मल में पर्याप्त पोटेशियम नहीं है तो वैज्ञानिकों का मानना था कि माओ घबराया हुआ है और थोड़ा नर्वस है। स्टालिन ने माओ के साथ तब तक बात नहीं करी जब तक कि उस जांच के परिणाम सामने नहीं आए। इतिहास यह दर्ज नहीं कर पाया कि क्या जांच में आखिर मिला क्या, लेकिन जाहिर है स्टालिन को यह पसंद नहीं आया। ये भी हो सकता है कि जांच में कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि माओ को तो भयंकर कब्जी कॉन्स्टिपेशन होता था। जब वो आखिरकार मिले तो स्टालिन ने माओ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने से भी मना कर दिया। शायद माओ की पोटी किसी समझौते के लायक ही नहीं। माओ पूरी तरह से कभी इस सदमे से उबर नहीं पाए जो उनको स्टालिन के पूरे परिवार से मिला था। वर्षों बाद स्टालिन की मौत जो 1953 में हुई, अगले सोवियत चीफ निकिता ख्रुश्चेव ने 1958 में चीन में माओ का दौरा किया तो माओ ने अपना बदला ख्रुश्चेव से लिया। ख्रुश्चेव विशेष रूप से एथलेटिक व्यक्ति नहीं थे। वे 5 फुट 3 इंच 91 किलो और शारीरिक रूप से आरोग्य किस्म के आदमी थे। वे तैरना नहीं जानते थे और माओ यह जानता था। ख्रुश्चेव को एक गरिमापूर्ण तरीके से बैठक कक्ष में ले जाने के बजाय माओ ने ख्रुश्चेव को अपने स्विमिंग पूल में मिलने के लिए तैयार किया। ख्रुश्चेव को बच्चों के पूल में खड़ा होना पड़ा क्योंकि वे तैरना जानते नहीं थे, जबकि माओ चारों ओर तैरने लगे। ख्रुश्चेव को गहरे अंत में माओ बुलाते रहे। थोड़ी देर बाद माओ ने एक सहायक को कहा कि ख्रुश्चेव को पानी में खड़े होने के लिए हवा भरी विंग्स दें। जब उसके बाद भी दोनों नेता मिले तो भी माओ ने सोवियत चीफ का ज्यादा सम्मान नहीं करा। जब मैं तैरता हूँ तो मैं मूल रूप से चारों ओर तैरता हूँ, ऐसा माओ ने हर बार कहा। अच्छा, यहाँ माओ खुद को सिर्फ प्रभावशाली और प्रतिभावान दिखाना चाहता था और दूसरे के सम्मान की उसकी कोई चिंता नहीं। ख्रुश्चेव इस बारे में खुश नहीं थे। बैठक के बाद उन्होंने चीन से सभी सोवियत सलाहकारों को हटाने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद दोनों देशों के बीच संबंध टूट गए। माओ ने कुछ अच्छे काम भी करे, जिसमें से एक, माओ ने किसान वर्ग और भूमिहीन श्रमिकों को अमीर जमींदारों की भूमि वापस करी। जो भी अमीर जमींदार इसका विरोध करता था उसको प्रताड़ित करा जाता था। ये एक अच्छा काम बोला जा सकता है। 1800 और 1900 में चीनी जनसंख्या बहुत बुरी तरह से अफीम की लत में थी, जो वहाँ पर ब्रिटेन की चाल भी थी, जिसे माओ की सरकार के तहत चीन ने अफीम का उत्पादन और उपभोग दोनों बंद कर दिया। माओ की सरकार ने 1 करोड़ अफीम का सेवन करने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से उपचार के लिए मजबूर किया, जबकि अफीम बेचने वाले डीलरों को दंडित किया और अफीम उगने वाले खेतों को दूसरी खेती में बदल दिया। माओ ने 1958 में अपने देश के औद्योगिकरण की योजना की घोषणा करी। उन्होंने इसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नाम दिया और चीन को महान बनाने के बजाय इसे पीछे धकेल दिया। उसी दौरान सार्वजनिक स्वच्छता कम्युनिस्ट शासन की एक केंद्रीय चिंता थी। कई क्षेत्रों में रोग व्याप्त थे और फसल कीटों से ग्रस्त थी। एक स्वस्थ आबादी के लिए कोई आधार नहीं था जो उत्पादन बढ़ा सकती थी, जिससे देश आत्मनिर्भर बनता और विदेशों पर निर्भरता कम होती। 1950 के दशक के दौरान माओ ने इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हाथ धुलाई, सड़क सफाई और 4 कीटकों के विनाश, जिसमें मक्खी, मच्छर, गोरैया मतलब चिड़िया और चूहों को मारने के लिए बड़े पैमाने पर भीड़ जुटाने के अभियानों का आदेश दिया। उनके प्रयासों के परिणाम में संघाई में परिवारों को प्रति सप्ताह एक चूहे की पूंछ को अधिकारियों को प्रस्तुत करना आवश्यक था।
अनुपालन के लिए राजनीतिक दबाव के कारण एक काला बाजार पैदा हुआ। लोगों ने अपना ध्यान उपज बढ़ाने के बजाय चूहों की पूंछ और मरी चिड़िया इकट्ठे करने में ज्यादा ध्यान लगाया। नतीजा उत्पादन में गिरावट में आया। कई जगह तो ये बोला गया कि लोगों ने खुद चूहे पाले ताकि वो हर हफ्ते चूहे की पूंछ प्रस्तुत कर पाएं और इनाम पा पाएं और सजा ना मिले। माओ को उसके नौसिखी और चापलूस सलाहकारों ने यह बताया कि जब किसान हल चलाते हुए बीज डालता है तो उसके पीछे पक्षी, ये सभी खासकर छोटी चिड़िया, बहुत सारे बीज खा जाती है, जिसकी वजह से पैदावार कम होती है। बस फिर क्या था, माओ ने तुरंत आदेश जारी किया कि सब चिड़िया को मार दिया जाए। इस आदेश का पालन भी सख्ती से हुआ, वो तीव्रता से हुआ। सारा सरकारी तंत्र नए नए तरीके लेके आया और बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स बनाए गए और चिड़िया को मारने के लिए बहुत से लोगों को एक साथ लाए। इसका चिड़िया की आबादी पर बहुत बुरा असर पड़ा और उनकी आबादी जो बहुत ज्यादा परसेंटेज में गिरी, देश का सारा पर्यावरण का संतुलन ही खराब कर दिया। अभियान में गोरियों को यह कहकर निशाना बनाया गया था कि वे अनाज और फल खा जाती हैं। इसलिए यह उम्मीद की गई थी कि गोरैया को मारने से कृषि उत्पादन में सुधार होगा। लेकिन योजना ने इस तथ्य की अनदेखी की कि गोरैया यानी चिड़िया कीड़े भी खा जाती थी, जो बाद में नहीं तो खेती को खराब करते हैं। इसलिए चिड़िया के न रहने से वास्तव में कम चावल की पैदावार हुई। एक बार गलती स्पष्ट हो जाने पर गोरैया को सूची से हटा दिया गया और उसे बेड बग्स, बिस्तर में मिलने वाले पिस्सू से बदल दिया गया। लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। इस सब में चूहों और अन्य कीटों के खिलाफ अभियान में और साथ में बेसिक हाइजीन, स्वच्छता जैसे बार बार हाथ धोना जैसे कार्य एक तरह से सफल रहे। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान चिड़िया वाले केस में हुआ। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि इस अवधि में और अभियान के दौरान देश भर में लगभग 5 से 6 करोड़ चिड़िया मार डाली गयी और आधिकारिक तौर पर अकाल में करीब 1.5 करोड़ लोग मारे गए आधिकारिक तौर पर, जबकि कुछ विशेषज्ञ ये मौत का आंकड़ा 5 से 8 करोड़ तक बताते हैं। ये संख्या किसी भी एक व्यक्ति के निर्णय के कारण शांति काल में मरने वाले लोगों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है, जिसमें माओ को इस बात के लिए कोसा जाता है कि उसकी गलत नीतियों का खामियाजा इतनी सारी पब्लिक जनसंख्या को भुगतना पड़ा। चीन की आबादी बहुत ज्यादा थी तो यह आंकड़ा इतना बड़ा हुआ। यही सब सोवियत यूनियन में भी हुआ, लेकिन वहाँ की आबादी अपेक्षाकृत कम थी। जिनयांग में स्थित एक जिन्हुआ पेपर के रिपोर्टर लू बाओगुओ ने यांग जिशंग से कहा कि उन्होंने अपने अनुभव पर कभी रिपोर्ट क्यों नहीं करी। 1959 की दूसरी सफाई में मैंने जिनयांग से लुओशान और गोशी तक लंबी दूरी की बस ली। खिड़की से बाहर मैंने एक के बाद एक कई लाशें देखी और कई लाशें ग्रुप्स में खाई में गिरी दिखी। बस में किसी ने भी मृतकों का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं करी। एक काउंटी में ग्वांगशान में 1/3 लोग मारे गए थे कि हालांकि हर जगह मृत लोग थे, लेकिन स्थानीय नेताओं ने अच्छे भोजन और बढ़िया शराब का आनंद लिया। मैंने ऐसे लोगों को देखा था जिन्होंने सच बोलने की हिम्मत करी और वो मार दिए गए। क्या ऐसे में मैं कुछ लिखने की या बोलने की हिम्मत कर सकता था? यू देहंग, जो 1959 और 60 में जिनयांग में पार्टी के अधिकारी के सचिव थे, ने कहा, मैं एक गांव में गया तो वहाँ 100 लाशें देखी। फिर मैं एक दूसरे गांव में गया, वहाँ भी दूसरी 100 लाशें देखी। उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने कहा कि कुत्ते सब खा रहे थे। मैंने कहा ये सच नहीं है, क्योंकि कुत्तों को तो बहुत पहले लोगों ने खा लिया था। वैसे यही सब पोल पोट के शासन में कंबोडिया में भी हुआ 1975 से 79 के बीच में। पोल पोट के बारे में जानने के लिए ऊपर ई बटन पर क्लिक करें या हमारे चैनल के वीडियो में देखें। वहाँ भी इन्हीं सब नीतियों से सिर्फ 3 साल 8 महीने 20 दिन में 20 लाख लोग मार दिए गए थे। अकाल के परिणाम स्वरूप कई रिपोर्ट आई जिनमें ये पता लगा कितने भयंकर अकाल के कारण चीन के कुछ इलाकों में नरभक्षण यानी लोग जो मर जाते थे, इस अकाल में इनको दूसरे लोग काट कर खाने लगे। अकाल के पैमाने के कारण ये नरभक्षण 20वीं शताब्दी के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व था। चीन के लिए माओ ने औद्योगिकरण की योजना बनाई, जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड बोलते हैं, जिसमें 4 करोड़ लोग भुखमरी से मर गए। अकाल ने माओ की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया। उन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति खो दी। 1966 में माओ ने अपनी कल्चरल रिवोल्यूशन, सांस्कृतिक क्रांति के साथ वापसी करी। उनके रेड गार्ड, जो उनकी आर्मी थी, उन्होंने उसका साथ दिया चीन को संभालने में। माओ के साथ असहमत होने की हिम्मत रखने वालों के लिए सांस्कृतिक क्रांति का क्रियान्वयन एक बार फिर से हुआ और उन सबको लेबर कैंप्स में, मजदूर केंद्रों में भेज दिया गया, जहां इन सबका बुरी तरह से शोषण हुआ और बहुत से लोग मारे गए। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के चीन दौरे के बाद में 1973 में ही माओ ने अमेरिका को चीनी महिलाओं को भेजने का प्रस्ताव दिया। सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को हजारों की संख्या में भेजने की पेशकश की। बाद में इस प्रस्ताव को 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ तक पहुंचा दिया। माओ का कहना था कि महिलाओं को भेजने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार होगा और इससे चीन की अति पिछड़ी समस्याओं में भी आसानी होगी, मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि चीन एक बहुत गरीब देश है और हमारे पास में बहुत ज्यादा अधिक महिलाएं हैं। माओ ने अमेरिका के राष्ट्रीय सलाहकार हेनरी किसिंगर के साथ एक बैठक में ये प्रस्ताव बनाया। प्रस्ताव बैठक में अधिकारियों को हंसी आ रही थी और किसिंगर ने भी मजाक में कहा कि हालांकि ये चीन की तरफ से बहुत अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका में चीनी महिलाओं के लिए कोई ऐसा कोटा नहीं है, आवंटन नहीं है। लेकिन क्योंकि फिर भी आपकी तरफ से ये बहुत आदर्श विचार है, तो वे इस पर एक बार विचार विमर्श जरूर करेंगे।
चीन के विदेश मंत्री ने माओ को चेतावनी दी कि यदि ये प्रस्ताव कभी सार्वजनिक बन जाता है तो इससे जनता में रोष पैदा होगा। माओ ने कहा उन्हें इसकी चिंता नहीं है क्योंकि भगवान ने उनको अपने पास बुलाने का न्योता भेज दिया है। वैसे भी बहुत अधिक समय तक जीने की उम्मीद नहीं है। 3 साल बाद माओ की मृत्यु हो गई। माओ का ये प्रस्ताव 2008 में जाकर जनता को ज्ञात हुआ जब अमेरिकी विदेश विभाग ने बैठकों के बारे में दस्तावेज जारी किए। 1956 में माओ ने 100 फूल अभियान 100 फ्लावर कैंपेन शुरू किया। नागरिकों को राष्ट्रीय नीति की स्वतंत्र रूप से आलोचना करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन फिर उन्होंने अपने शासन के आलोचकों को निशाना बनाना स्टार्ट करा और उन्हें जेल में और कठोर श्रम शिविरों में मतलब लेबर कैंप में भेज दिया। माओ ने कहा था 100 फूलों को खिलने देने की नीति और विचारधारा से 100 स्कूलों को कला के उत्कर्ष और विज्ञान की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है और कहा कि नौकरशाही की आलोचना सरकार को बेहतर बना सकती है। 1957 के वसंत में लाखों पत्र प्रीमियर के कार्यालय और अन्य अधिकारियों को भेजे गए। नागरिकों ने पत्रिका, लेख, पोस्टर और रैलियों के माध्यम से अपनी आलोचनाओं को साझा किया। कुछ प्रमुख शिकायतों में देश के जीवन स्तर में गिरावट, सरकार में आर्थिक भ्रष्टाचार और पार्टी के सदस्यों द्वारा अनुचित विशेषाधिकार शामिल थे। इतिहासकारों के बीच कुछ बहस यह है कि क्या माओ ने मूल रूप से आलोचकों को दंडित करने के लिए योजना बनाई थी या यदि उन्होंने केवल अवसर का लाभ उठाने का फैसला किया। लेकिन जो भी हो, लेकिन अगर ये कैंपेन निष्पक्ष होता तो भविष्य में भी लोग अपनी आलोचनाएं, अपने सुझाव सरकार को भेजते, जो बाद में कभी नहीं हुआ। माओ जेडोंग के पिता बचपन में उन्हें और उनके भाई बहनों को पीटने के लिए जाने जाते थे। माओ जेडोंग के पिता ने दोनों परिवारों को एकजुट करने के लिए केवल 14 साल की उम्र में 17 साल की लड़की से माओ की शादी की व्यवस्था करी। माओ ने कभी शादी को स्वीकार नहीं करा और उनकी ये पत्नी लुओ युगु की 1910 में मृत्यु भी हो गई। माओ ने 1920 में यांग काहुई से शादी करी जो कुछ ही समय बाद चीनी गृह युद्ध में मारी गई। इसके कुछ समय बाद माओ ने हिच जिहान से शादी करी जिसके साथ वे पहले ही कई सालों से रह रहे थे। गर्भवती होने के दौरान भी वह लॉन्ग मार्च जो 1934-35 में था, जो इतना लंबा और कठिन रास्ता था, में उनके साथ रही, जिसके लिए उनको बहुत सराहा गया। 1939 में माओ ने उसे तलाक दे दिया और फिल्म स्टार जियांग किंग से शादी कर ली। ये इनकी चौथी और अंतिम पत्नी थी जिसने सांस्कृतिक क्रांति कल्चरल रिवोल्यूशन के दौरान एक बहुत बड़ी ताकत हासिल करी। तो कुल मिलाकर माओ जेडोंग ने अपने जीवन में 4 बार शादी करी और उनके कुल 10 बच्चे थे। माओ 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने और वहां उन्होंने गुरिल्ला लड़ाकों की एक मजबूत टुकड़ी बनाने की जिम्मेदारी ली। माओ ने 1934 तक जिग्यांसी क्षेत्र में कम्युनिस्टों के प्रबंधन में कुल 10 क्षेत्र ला दिए। इस तरह से कम्युनिस्टों का वर्चस्व बढ़ते देख सत्ता में घबराई सरकार ने कम्युनिस्टों पर हमले और हिंसा की योजना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके प्रयास कार्यकर्ताओं और माओ की भावना को हतोत्साहित नहीं कर सके। चीनी राष्ट्रपति सुन यात सेन की मृत्यु के बाद सत्ता में आए चियांग काई शेक ने कम्युनिस्ट पर एक जोरदार हमला बनाने की योजना बनाई और इस हमले के लिए उन्होंने 10 लाख सरकारी सुरक्षा बलों की स्थापना करी। इन हमलों से खुद को और परिवारों को बचाने के लिए लगभग 1 लाख कम्युनिस्ट और उनके परिवार के सदस्य सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए उत्तरी चीन गए। माओ ने उनकी यात्रा का नेतृत्व करा। इस यात्रा को लॉन्ग मार्च कहा जाता है। उन्होंने 370 दिन में 6000 मील की यात्रा करी, जिसमें 1 लाख लोगों में से सिर्फ 8000 ही बच पाए। हालांकि क्योंकि वे एक साथ इस तरह के कठिन परीक्षण में बच गए थे, बचे हुए लोग बहुत ज्यादा समर्पित भी थे। उन्होंने एक अधिक एकजुट समूह बनाया। माओ इस दौरान एक नेता के रूप में उभर के आए। 1937 में जब जापानी इंपीरियल सेना ने चीन पर हमला करा तो माओ और चियांग काई शेक दोनों को एक साथ लड़ने के लिए आना पड़ा। यह वह समय था जब माओ ने खुद को एक सैन्य नेता के रूप में भी स्थापित करा। अच्छा, यहाँ ये बता दें, जो ये ऊपर कम्युनिस्ट पर हमले हुए थे जिसके कारण लॉन्ग मार्च करना पड़ा, हजारों लोग मारे गए, उन सब के पीछे चियांग काई शेक ही था, जो अब तक दुश्मन था, मगर अब जापान ने हमला किया तो दोनों को एक साथ जापान के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों पक्षों की अपनी अपनी फौज थी। दोनों के एक साथ होकर लड़ने से ही जापान को पीछे करा जा सकता था, जो तब की बहुत बड़ी ताकत वाला देश हुआ करता था। और जापान इससे पहले भी कई बार चीन पर हमला करके उसको रोन चुका था। जापान के साथ ये लड़ाई दूसरे विश्व युद्ध के साथ 1945 तक चली और उसके बाद चियांग काई शेक और माओ के बीच कई बार बातचीत हुई, जिससे वे एक साझा सरकार बना पाए और दोनों की फौज को इकट्ठा कर दिया जाए, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। और फिर 1946 में चीन में फुल स्केल गृह युद्ध शुरू हो गया। 1949 आते आते मेनलैंड चाइना पर माओ का अधिकार हो गया और चियांग काई शेक को ताइवान, जो तब फार्मोसा कहलाता था, वहाँ भागना पड़ा और वहीं से अपनी सरकार चलाने लगा। ये फार्मोसा वही है जहाँ 1945 में तथाकथित वो जहाज क्रैश हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस मारे गए थे। जैसे कि 1960 के दशक में शीत युद्ध तेज हो रहा था, चीन के नेताओं के दिमाग में परमाणु हमले का खतरा बढ़ रहा था। माओ ने फिर भी अमेरिकी परमाणु हथियारों को केवल पेपर टाइगर के रूप में खारिज कर दिया। उसके लिए
भौतिक शक्ति प्रदर्शन के सामने अपने स्वयं के ब्रांडेड आध्यात्मिक बल की फिलोसफी प्रचलित करी गई, जिससे माओ जेडोंग थॉट के रूप में भी जाना जाता है। इन विचारों से लैस उन्होंने कहा, चीन के लोग इस क्रांतिकारी उत्साह से इतने महान होंगे कि उनका साहस और आत्म बलिदान किसी भी सैन्य विरोध को खत्म कर देगा। यह सिद्धांत तथा कथित लिटिल रेड बुक में एकत्र किया गया उनके भाषणों और लेखन का एक चयन था, जो उस अवधि की सबसे ज्यादा मुद्रित किताब बन गई। घरों और स्कूलों में ये पढ़ाया जाता था और समर्पित अनुयायियों द्वारा याद किया जाता है। इसे 1966 में बताया गया कि यह वास्तविक मतलब असली आध्यात्मिक परमाणु बम था। हम जब चीन के 1950-60 के दशक के कुछ वीडियो क्लिप्स देखते हैं साधारण लोगों के, तो वहाँ पर मैक्सिमम लोगों को तकरीबन एक जैसा कपड़ा पहने हुए पाते हैं। उसके बारे में जानते हैं। 1950 के दशक में चीन ने विशेष रूप से फैशन की पसंद को नियंत्रित करने की कोई नीति नहीं बनाई थी। फिर भी कवि ए किंग ने बताया कि हालांकि कोई सरकारी आदेश नहीं था किसी विशेष रंग के कपड़े पहनने या किसी विशेष फैशन का पालन करने के लिए, लेकिन फिर भी सड़क पर सिर्फ काले और नीले रंग के कपड़े ही दिखते। कपड़ों की ये एक रूपता व्यवसायों के बढ़ते राज्य नियंत्रण यानी सरकारी नियंत्रण के कारण थी, जिसमें दर्जी भी शामिल थे। 1949 से उद्यमियों को राज्य से लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता था और समय के साथ राष्ट्रीय उद्योगों में कच्चे माल और उत्पादन को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाने लगा। सरकार ने कोरियाई युद्ध में लड़ने वाले श्रमिकों और सैनिकों के लिए वर्दी और खाने को प्राथमिकता दी और दर्जियों को भी कुछ और सिलने के लिए जैसे लग्जरी फैशन परिधान की अनुमति नहीं दी, जिसमें वे लोग पारंगत। परिणाम स्वरूप वहाँ पे एक ही तरह का पहनावा प्रसिद्ध हुआ जिसे जीफू बोलते थे, जिसमें एक जैकेट और पैंट सेट होता था। ये पहनावा माओ और अन्य कम्युनिस्टों द्वारा भी लोकप्रिय किया गया था, क्योंकि वो खुद भी यही पहनते थे। चेयरमैन का पसंदीदा भोजन हांगशा रॉ, जो एक पोर्क मतलब सुअर का मीट था। हुनान प्रांत, जहाँ माओ का जन्म हुआ था, ने अपने गृहनगर नायक माओ को सम्मानित करने के लिए पकवान को स्टैंडर्डाइज करा, मतलब उसको एक तरह से मानक बना दिया, यह बताते हुए कि पकवान केवल दुर्लभ सुअरों के मीट से बनाया जाता है। उम्र के अंतिम दौर में माओ के पास बहुत सारी मिस्ट्रेस पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर थी, लेकिन उनकी पसंदीदा झांग युफंग थी। जब वे पहली बार मिले थे, माओ अपने 60 के दशक में थे और वह मात्र 16 साल की थी। उनकी पत्नी के लिए इस जवान से कंपटीशन प्रतिस्पर्धा करना असंभव था। झांग युफंग धीरे धीरे बहुत ही शक्तिशाली हो गई। 1973 तक माओ ने उसे अपने गोपनीय सचिव बना लिया था। इसका मतलब था कि हर बार माओ की पत्नी जियांग पिंग को भी जब अपने पति से बात करनी होती थी, तो भी उसे पहले झांग युफंग से पूछना पड़ता था। माओ की पत्नी जियांग पिंग पूरी तरह से जानती थी कि यह उसके पति की मिस्ट्रेस है, लेकिन माओ ने हर बार जियांग किंग को अपमानित करा और उसे झांग युफंग के थ्रू ही उस तक पहुंचने को कहा। पत्नी जियांग किंग के अपने खर्चे के लिए एक बैंक खाता खोला गया, जिसमें हजारों युआन थे, लेकिन यह भी उसको मिस्ट्रेस झांग युफंग द्वारा ही नियंत्रित किया जाता था। हर बार जब जियांग किंग कुछ खरीदना चाहती थी, तो उसे झांग युफंग से अनुमति मांगनी पड़ती थी। जियांग किंग को झांग युफंग को बताना पड़ता था कि उसे उस वस्तु की जरूरत क्यों है, और फिर उस महिला की बातें भी सुननी पड़ती थी ज्यादा खर्च करने के लिए, जिसके साथ उसका पति सोता था। माओ अपनी पूरी जिंदगी कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट की कब्ज से ग्रसित रहा। उसकी इस कब्ज के कई अनोखे किस्से भी हैं, क्योंकि उसको लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी मतलब आम आदमी से कहीं ऊपर होने का दर्जा मिलता है। उसकी कब्ज भी वैसी ही कहानियों में तब्दील हुई। अपने कम्युनिस्ट लड़ाई के दौरान जब माओ कमांडर था, उसके लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था थी, लेकिन वो वहाँ नहीं जाने के बजाय अपने एक बॉडीगार्ड को साथ लेकर के जंगल या खेत में जाता था। उसका बॉडीगार्ड झट से फावड़ा उठाता था और झट से खड्डा कर देता था। फिर माओ कमांडर के फारिग होने की वेट करता था, जो बहुत लंबा समय होता था। लेकिन वो बॉडीगार्ड और अन्य कुछ लोग जो यहाँ उसके काम आए, इस बात के लिए खुद को भाग्यशाली मानते थे, और ऐसा उनके लिए बाकी के लोग भी सोचते थे। उसकी आखिरी पत्नी को भी ये सब झेलना पड़ा और कई बार अपने हाथ भी गंदे करने पड़े। फिर उसने अनीमा की विधि को सीखा और वो तकनीक इस्तेमाल करने लगी, तब जाकर बेचारी का पीछा छूटा। यहाँ आपको बता दूं कि यहाँ एक मेडिकल इशू की बात हो रही है और इसका बेशक कोई मजाक नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर ये बताने की जरूरत है कि माओ एक सामान्य से नीचे के स्तर पर पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी खुद की शारीरिक स्वस्थता का ध्यान रखता था। उसके कई उदाहरण हमने इस वीडियो में बताए। 9 सितंबर 1976 को 82 साल की उम्र में माओ की पार्किंसंस बीमारी से मृत्यु हुई। उस वर्ष उनको दिल के कुछ दौरे भी पड़े थे। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में माओ के चित्र को नए सिरे से देखने के लिए प्रतिवर्ष पुनः बनाया जाता है। चित्र को दोबारा बनाने और लगाने को गुप्त रखा जाता है, ताकि लोगों को लगे कि ये सब जादुई मैजिकल है। वो तस्वीर अपने आप ही हमेशा ताजा रहती है। कला इतिहासकार वू हंग के अनुसार यह केवल एक पेंटिंग नहीं है, यह स्वयं माओ का प्रतिनिधित्व करती है और किसी को भी यह पूछने की अनुमति नहीं है कि तस्वीर किसने बनाई। यह सिर्फ जादुई रूप से प्रकट होती है। माओ का यह चित्र पहली बार 1949 में प्रदर्शित किया गया था, जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। क्योंकि पेंटिंग सूरज की रोशनी और तापमान में परिवर्तन के संपर्क में थी, यह मरम्मत नहीं होने पर फीकी पड़ती थी और दरार भी आती थी। दो एक समान पेंटिंग रहती हैं, जिन्हें वर्ष में एक बार बदला जाता है, इसलिए जब एक को हटाने के लिए हटा दिया जाता है, उसे तुरंत दूसरे के साथ बदल दिया जाता है।
मूल रूप से रीपेंटिंग एक अस्थायी तंबू में किया गया था। 1970 के दशक में इस पेंटिंग को दोबारा बनाने के लिए एक परमानेंट आर्ट स्टूडियो बनाया गया, जिसमें कोई खिड़की नहीं है ताकि कोई देख ना पाए। आग को रोकने के लिए स्टूडियो पूरी तरह से धातु का बना है। कलाकारों को इस पर काम करने की अनुमति दी गई है, इस शर्त पर कि उन्हें कम्युनिस्ट नेताओं को चित्रित करने के अलावा कभी भी कुछ भी और चित्रित करने की अनुमति नहीं है। हर साल चीन के नेशनल डे यानी राष्ट्रीय दिवस पर माओ का बहुत सम्मान किया जाता है। इसके अलावा हर साल उसकी वो तैराकी जिसमें उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, उसके प्रोपोगंडा के हिसाब से सबसे तेज तैरने का अभी त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने माओ के बारे में जाना और उसकी बहुत सारी सनक के बारे में भी जाना। वैसे बहुत सारे तानाशाह हुए और उनकी सनक भी मशहूर हुई उनके साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं या कोई ऐसी स्टोरी या किसी व्यक्ति के बारे में जानना है जो ऐतिहासिक था, तो प्लीज़ कमेंट करिए और हमें बताइए, हम उसके बारे में जरूर जानेंगे और फिर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।